हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्वेता है। आज हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, इसलिए इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक सांस्कृतिक जो शब्द का प्रयोग पुरातत्व के ऐसे समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली के लिए होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, कालखंड, ये कहा गया है। यानी जो पुरातत्विक जो शब्द है, जो पुरातत्विक सांस्कृतिक शब्द है, इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है? जो एक समय के से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है, जैसे कोई मनके हैं, ईंट हैं, उस पर्टिकुलर समय से बिलोंग करती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है पुरातत्विक सांस्कृतिक शब्द, इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा, और उसी भौगोलिक क्षेत्र से और स्पेशली उस कालखंड से जुड़े हुए हों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये मुख्य क्षेत्र हैं इस सभ्यता के, और इसका जो विकसित जो काल है, जिस टाइम पर ये विकसित हुआ है, वो कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। मैंने पहले भी बताया था, ईसा पूर्व का मतलब यानी ईसा मसीह से पूर्व का समय। तो ये अपोजिट तरीके से चलता है, जैसे कि हमें ये लगता है कि 2600 यानी 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व ये होना चाहिए। ऐसा लगता है कि 1900 पहले आना चाहिए, 2600 बाद में आना चाहिए, पर ये क्योंकि ईसा पूर्व है तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन इसी तरीके से ही चलती है यहाँ पर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे गलती से इधर उधर नंबरिंग कर देते हैं। तो ये 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व है के टाइम पर ये इस सभ्यता का मूलतः विकास हुआ था। आरंभिक काल इससे पहले पूर्व स्टार्ट हो गया था। इसकी पहली जो खोज की गई थी वो 1921 और 22 में की गई थी, दयाराम साहनी और राम रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इनके ये किसके नेतृत्व में की गई थी, ये बहुत ज़रूरी है। ये थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। पूरी टीम थी जिसके नेतृत्व सर जॉन मार्शल कर रहे थे, और ये दयाराम साहनी और इनके द्वारा सबसे पहले इसका खोज की गई थी इस सभ्यता की। और इसमें इस सभ्यता के अंदर सेलखड़ी के पत्थर का बहुत महत्व रहा है। सेलखड़ी के पत्थरों का प्रयोग किया गया है ये मोहरे बनाने के लिए, मनके बनाने के। मनके एक्चुअली क्या होता था, मनके वो होते थे कि अलग अलग तरीके के होते थे। ये मनके हम इस तरीके से बेलनाकार, ये इस तरीके से, तो इनमें छेद होते थे। इनका प्रयोग किया जाता था ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। मनके होते थे, क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होती कि मनके एक्चुअल में है क्या, तो मनके वो होते थे। और इसी तरीके से मनको इन्हें सेलखड़ी के पत्थर का प्रयोग किया गया है स्पेशली एक मानक मुद्रा के तौर पर। मुद्रा बनाने के लिए, मोहरे बनाने के लिए, मोहरे बनाई जाती थी, मोहर लगाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इस जो नगरी है, इसमें स्पेशली इस नगरी की सभ्यता का निर्माण की ये एक नगरीय नगरी थी, यानी नगरीय सभ्यता थी जिसका प्रयोग किया। इसमें दुर्ग, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगर निर्माण विशेषता इसकी मुख्य विशेषता है यहाँ की। इसमें दुर्ग, इसके जो नगर निर्माण को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, दुर्ग और निचला शहर। इसमें जो मुख्य विशेषता रही है इस नगरीय सभ्यता की, यहाँ पे स्पेशली जो सड़कें हैं, सड़कों का निर्माण किया गया ग्रिड पद्धति यानी स्पेशली इस तरीके से ये एक सड़कें होती थी 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। इससे ये होता था, यहाँ से अगर जो हवा चलेगी तो ये इस तरीके से यहाँ से इस गंदगी को लेके जा सके। तो यहाँ पे अगर वैसे किसी भी नगरीय व्यवस्था के अंदर हमेशा ही जैसे हम लोग शहरों के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली सड़कों का ग्रिड व्यवस्था पर ही बनाई जाती है, मगर ये इतने पुराने टाइम पर ग्रिड व्यवस्था का प्रयोग करना ये बहुत ही क्या कहते हैं आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सभ्यता का प्रयोग किया गया जो सबसे पुरानी सभ्यता थी और उसमें एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ इसमें विशेषता रही है जल निकासी की। हम आज भी देख सकते हैं कि इसकी जो जल निकासी की व्यवस्था, एक से सबसे बेस्ट जल निकासी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर नालियों को ढक के रखा गया था। स्पेशली पीछे के घरों के पीछे एक जगह होती थी जहाँ से सभी घरों की नालियाँ जुड़ी होती थी, और वो जाके एक मेन नाले के अंदर जुड़ती थी, और वो सभी नाले एक तरीके से ढके हुए होते थे। जो घर के जो जल निकाला जाता है उसकी एक प्रॉपर पर्टिकुलर व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके लिए बहुत स्पेशली इस सभ्यता को जाना जाता है। सिंचाई के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। ये तो है इस बुक के मेन हेडिंग्स। अब हम इस बुक को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का आरंभ करेंगे। आरंभ में जो सभ्यता है इसमें किस प्रकार से निर्वाह किया जाता है, यानी जीवन यापन किस प्रकार से करते थे लोग, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पूरा वनस्पति जो विज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है पुराने टाइम की वनस्पतियों के लिए में कि उस टाइम पे की वनस्पतियाँ क्या इस्तेमाल की जाती थी। क्योंकि अभी हम गेहूं वगैरह देख सकते हैं, पर पुराने टाइम पर वो दबे हुए ज़मीन में जब गेहूं निकलते हैं तो वो एज इट इज़ कंडीशन में तो नहीं निकलते हैं कि उन्हें कोई भी पहचाने कि ये गेहूं है या जो है कौन सी वनस्पति है। तो उसके लिए एक पूरा वनस्पति विज्ञान बना हुआ है जो इसी स्पेशली इसी चीज़ का अध्ययन करता है कि पुराने टाइम में उन वनस्पतियों से संबंधित कि क्या वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो पूरा वनस्पति के अनुसार जो इन्होंने अध्ययन किया है उसमें गेहूं जो पाई गई है, वहाँ पर गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये मुख्यतः वो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग खाने में किया जाता था। वहीं चावल के दाने बहुत कम मात्रा में मिले हैं, यानी अपेक्षाकृत इनके मुकाबले बहुत कम मिले हैं, ताकि इससे पता चलता है कि उस टाइम पे चावल का कम प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से आता है पूरा वनस्पति विज्ञान। विज्ञानियों में जीव पुरातत्वविद हैं जो जीव यानी उस टाइम पे पुराने टाइम पे जो हड्डियां मिली हैं उन हड्डियों के आधार पर ये बताते हैं ये हड्डियां किसकी हैं और वो हड्डियां किस प्रकार से यानी उन्हें पका के बनाया गया है, उन्हें खाया गया है या इस तरीके से पशुपालन किया गया है, क्या व्यवस्था थी वहाँ पे जानवरों के प्रयोग की। तो इस तरीके से वहाँ पे कि भेड़ क्या किन किन मवेशियों का प्रयोग किया जाता था पालने के लिए, दूध के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, क्या नहीं किया जाता था, या फिर खाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ यहाँ पर मिली हैं हमें। इसी तरीके से मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे पक्षियों को और मछलियों को भी खाया जाता था। जब हम कहते हैं मछली और पक्षी की हड्डियाँ मिली है, क्योंकि ऐसे तो कभी भी पुराने टाइम में खोदेंगे कहीं ना कहीं पक्षी की, मछली की हड्डियाँ मिल ही जाती हैं। ऐसे तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ पे ये खाते थे कि नहीं खाते थे। तो स्पेशली वहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में, अब जब किसी चीज़ को खाया जाता है तो वहाँ पे जैसे हम अपने किचन को इस्तेमाल कह सकते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसका वेस्ट होता है, किचन वेस्ट उस दिन हम ज़्यादा होता है, वो इकट्ठा कहीं फिर फेंक देते हैं। तो अगर उसी टाइम पे पहले टाइम पे एक जगह कूड़ा इकट्ठा किया जाता था जहाँ पे वो इकट्ठा होता था, अब उस जगह पे खाने की वेस्ट के अंदर हड्डियाँ कितनी मिलती चली जाती। तो एक जगह बहुत सारी जब हड्डियाँ मिलती किसी जानवर की तो वो नेचुरल नहीं होता है। तो इस आधार पर पता लगाया जाता है कि उस टाइम पर कि खान पान की क्या आदतें थी। मगर इस चीज़ से हम सिर्फ इतना ही पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर क्या क्या खाया जाता था, क्या क्या नहीं खाया जाता था, परंतु हम ये नहीं पता लगा सकते कि उस टाइम पे ये लोग शिकार करते थे या किसी शिकारी प्रजाति से इन जीवों को खरीदते थे ताकि खाने के लिए ये पशुपालन करते थे, या शिकार जो शिकारी प्रजातियां रही होंगी उस टाइप में मानव की, उनसे लेकर आते थे। इस बात कृषि प्रौद्योगिकी, अनाज के जो दाने मिले हैं उनसे हमें ये पता चला है कि अनाज के दाने मिले हैं, तो इसका मतलब कृषि भी होती होगी उस टाइम पे। अब कृषि होती होगी तो कृषि किस प्रकार की होती होगी इसके बारे में भी अध्ययन किया गया है, परंतु पूरे तरीके से इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार की कृषि होती होगी। हाँ, ये पक्का है कि कृषि होती थी, मगर कृषि के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि कृषि में जो बीज उस खेत में डाले जाते हैं वो छिड़काव के माध्यम से डाले जाते हैं। ये कृषि जब हम बीजों को बोया जाता है तो पर्टिकुलर एक जगह पे डाला जाता है, पौध लगाई जाती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कृषि के भी। तो ये जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कि कृषि का में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम चावलों की कृषि खेती के बारे में कभी सुना हो आपने, तो चावलों की जो खेती की जाती है वो पानी पहले पौध उगाई जाती है और फिर उस पौध को ज़मीन में पानी के उसमें भरे उसमें लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे हम उसके बारे में पता नहीं चल सकता कि किस तरीके से होती होगी, कि छिड़काव के माध्यम से कृषि की जाती थी बीजों का या फिर पौध लगाई जाती थी, कि इसके बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल सकते और नहीं मिल पाना संभव है। फिर भी जिसके आधार पर, और हम इसी आधार पर कि कृषि में किस जानवर का यानी हल जोतने के लिए किस प्रकार से खेतों को जोता जाता था, और जोतने के लिए किसी जानवर का तो प्रयोग किया जाता था या इंसान फावड़े के द्वारा खेती, जैसे हमने पुराने टाइम पे पढ़ा था कि किस तरीके से अपने कुदाल से खोदकर रेखा बनाई जाती थी और उसमें बीज डाले जाते थे और खेती की जाती थी। पर इस टाइम पर हमें, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता है और साथ ही साथ यहाँ पे अनाज भी उग रहा है, तो एक वो छोटे से पैमाने पर की जाने वाली कृषि नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हल का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, और हल का प्रयोग ही साथ साथ
हम वृषभ की जो कुछ मूर्तियां हैं वो इस सभ्यता में हमें दिखाई दी हैं और मिली भी हैं। तो इन सभ्यताओं से पता चलता है वृषभ यानी जो बैल का रूप है, यानी बैल का प्रयोग किया जाता था खेत को जोतने के लिए, यानी हल में लगाकर खेत को जोता जाता था बैल के माध्यम से। इसी प्रकार हमें इसका एक प्रूफ मिलता है जो चोलिस्तान है जगह, यहाँ पे और एक बनावली है हरियाणा में। तो यहाँ पे जो हल की प्रतिमूर्तियाँ यानी कुछ चित्र यानी मूर्तियाँ इस टाइप में मिली हैं जो बनी हुई, तो वो मिली हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे खेती एक्चुअल में होती कैसे थी, अब हम देखते हैं कि खेती एक बड़ा खेत होता है, उसमें पर्टिकुलर किसी एक ही क्या कहते हैं अनाज का उत्पादन किया जाता है, परंतु उस टाइम पर खेती किस प्रकार होती थी, यानी एक खेत में कई तरह के अनाज बोने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ही खेत के अंदर दो तरीके की खेती, यानी इस तरीके से सीधी खड़ी हुई जोत और फिर इस तरीके से लेटी हुई जोत भी हमें मिली हैं, जिनके साक्ष्य हमें मिले हैं ज़मीन के अंदर खुदे हुए, यानी जोता हुआ खेत हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था यहाँ पर। इस तरीके से सिंचाई की बात करते हैं। अब आती है कि सिंचाई की खेती के अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक चीज़ है कि सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि सिंचाई एक होता है कि बारिश पर डिपेंड होना, पर ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर पूरे तरीके से बारिश पर डिपेंड होकर कृषि नहीं संभव है। तो इसलिए और वैसे भी कृषि को विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको एक व्यवस्था बनी हो, क्योंकि जब ये एक विकसित सभ्यता है तो यहाँ पे कोई ना कोई व्यवस्था तो रही ही होगी कृषि के लिए। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिंचाई की व्यवस्था थी, यहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्थाएं देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि सिंचाई की क्या कहते हैं नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, यहाँ पर कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है, वहीं जलाशय यानी तालाब वगैरह बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से भी सिंचाई के अवशेष देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवशेष मिलते हैं। जैसे सिंचाई का जो एक माध्यम मिला है, नहरों का अवशेष हमें शेतुघई अफगानिस्तान में मिलते हैं, वहीं पंजाब सिंध में ये अवशेष हमें शेतुघई और अफगानिस्तान में हमें नहरों के अवशेष मिलते हैं। वहीं सिंध और पंजाब ये जो जगह है यहाँ पे नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं। हो सकता है ये माना जाता है कि पुराने टाइम पे यहाँ नहरें रही हो, उनमें एक मिट्टी भर गई हो, तो इसलिए यूज़ ना रहा हो उनका, तो उनको ना प्रयोग किया जाता हो, इसलिए फिर यहाँ पर कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। इसी प्रकार आता है धोलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पे जलाशय यानी तालाब के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था पाई गई है। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही इस चैप्टर के आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट करके बता